नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें हम सफलता कैसे प्राप्त करें और हमारी शिक्षा को लेकर किस तरह से हम अध्ययन कर रहे हैं उसको लेकर क्या क्या हमारी रणनीतियाँ होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शैक्षणिक जो हमारी सफलता है, जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस सफलता का हमारे लिए क्या महत्व है, क्यों हम उसको इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं, मान लीजिए हमारे क्लास में अच्छे नंबर आ रहे हैं और हम हर विषय को समझ कर पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, भविष्य की जो हमारी शिक्षा है वो उसमें हमको मदद मिलेगी। और जो हमारा कैरियर बनने वाला है, जो हम कैरियर में आगे करेंगे, उसके लिए हमारा यहाँ से आधार तैयार होने वाला है। तो इसलिए ये शिक्षा हमारे लिए यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं उस मतलब करियर को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर, इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन हमारा अच्छा होगा, आत्मविश्वास हमारा बढ़ेगा और कौशल में हमारे वृद्धि होगी, जिससे हमारा क्या होगा, व्यक्तिगत पूरा हमारा विकास हो पाएगा। पूरे व्यक्तिगत विकास के लिए ये आवश्यक होता है कि हम जो शैक्षणिक सफलता है उसको अर्जित करें और जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको समझ के और उसको अच्छे से कर पाएँ। तो इसलिए किस तरह से हमको इसको फिर आगे बढ़ाना चाहिए उस पर देखते हैं। अपने सीखने के हमको सबसे पहले तरीके को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम सीखते हैं। तो सीखने के लिए हमारे पास सीखने के तरीके के प्रकार किस किस तरह से हम सीख सकते हैं। तो सीखने के हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला होता है दृश्य शिक्षार्थी, जो देखकर चीज़ों को आसानी से समझ पाता है। चित्रों के माध्यम से या चार्टों के माध्यम से वो चीज़ों को समझना पसंद करता है या उसको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ऐसे विद्यार्थी को हम दृश्य विद्यार्थी कहेंगे। और अगर एक कोई छात्र है जो सुन के पसंद करता है पढ़ना, सुनने में उसको ज़्यादा आसानी होती है, सुन के वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, तो उस विद्यार्थी को श्रव्य शिक्षार्थी कहा जाएगा, जिसको सुनने और चर्चा से लाभ होता है, वो आसानी से उस चीज़ को समझ लेता है। और तीसरा होता है कायिक शिक्षार्थी। ये शिक्षार्थी ऐसा होता है जो अनुभव के माध्यम से समझ पाता है। अनुभव के माध्यम से कैसे, जब उसके पास वो चीज़ घटित होती है या वो खुद उसको अपने आँखों से या अपने ऊपर होते हुए महसूस करता है, तब वो उस चीज़ को समझ पाता है। कायिक का मतलब ही है काया से बना है, काया मीन्स शरीर। जब उसको अनुभव होगा तभी वो समझ पाएगा। तो ऐसा शिक्षार्थी कायिक शिक्षार्थी कहलाता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि किस किस तरह के विद्यार्थी होते हैं, किस तरह से वो समझ पाते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि आप किस तरह के विद्यार्थी हैं, किस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद हम अध्ययन की विधियों को अनुकूलित करेंगे। हमारे लिए कौन सी विधि अनुकूल है उसको हम समझेंगे। तो अपने तरीके की पहचान करेंगे कि कौन सा हमारा तरीका है समझने का। उसके बाद अपने प्रश्नावली और आत्म मूल्यांकन करेंगे कि हम प्रश्न पूछेंगे कि हम इस तरह से समझ पा रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हमको किस किस तरह से हम टॉपिक को उस तरह से देख सकते हैं। जैसे कोई हमारा मान लीजिए टॉपिक है इंद्रधनुष से रिलेटेड या इस तरह से रिलेटेड, तो अगर हमको देख कर ज़्यादा समझ में आता है तो हम उससे रिलेटेड वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देख कर समझने का प्रयास करेंगे, सुनकर समझने का प्रयास करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जो हम समझने वाले हैं चीज़ों को, उनको लेकर हमारे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए कि हमें किस तरह से इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें चीज़ों को समझना है। स्मार्ट लक्ष्य हमको निर्धारित करने पड़ेंगे, टारगेट बनाने पड़ेंगे कि ये चीज़ें हमें करना है। क्या करना पड़ेगा, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और जैसे कि मैं अपने गणित में ग्रेडों को अपने सुधारना चाहता हूँ। मान लो मेरे अभी गणित में 70 नंबर आए हैं,
तो मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो अब मैं 70 से 80 करना चाहता हूँ नंबर इस वर्ष, या 90 करना चाहता हूँ मैं इस वर्ष। तो अपने लक्ष्यों को लेकर मुझे स्पष्ट होना होगा और उस तरह से काम करना होगा, ये करना पड़ेगा हमको। इसके बाद है, जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें तो इस तरह से निर्धारित करें कि प्रगति हमारी जो है मापने योग्य हो, और हम उसको मापते रहें समय समय पर, तभी तो हमको समझ में आएगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रगति के लिए मापने के मापदंड हमको तय करने होंगे, स्थापित करने होंगे। जैसे हमको 10% नंबर ज़्यादा चाहिए या 20% नंबर ज़्यादा चाहिए, तो ये हमको तय करना होगा। और एक चीज़ और याद रखनी होगी कि जो लक्ष्य हैं हमारे, वो प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। वर्तमान क्षमताओं के आधार पर हम लक्ष्यों को तय करें। ऐसा नहीं कि हमारे अभी आ रहे हैं 50 नंबर और हम सोचें 100 में 100 नंबर हमारे आ जाएंगे, तो ये थोड़ा हमको वास्तविकता से परे लग रहा है। तो हमको क्या निर्धारित करना पड़ेगा कि 50 नंबर अगर अभी आ रहे हैं तो हम इसको 60, 70, 75 तक लेकर जाएंगे खींच कर। तो इस तरह से हमको लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, और जब 75 तक पहुंच जाए तो फिर हम धीरे धीरे और बढ़ा कर 100 तक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक साथ नंबरों को इकट्ठा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसलिए हमको लक्ष्य किस तरह से निर्धारित करने होंगे? लक्ष्य निर्धारित करने होंगे जो हमारी अपनी जो वर्तमान हमारी क्षमताएं हैं उनको देखते हुए हमको यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, जो कि यथार्थ से परे ना हो, जो कि हम उसको लागू कर पाएँ और उस तक पहुंच पाएँ। प्रासंगिक सुनिश्चित करें कि लक्ष्य आपकी समग्र शैक्षणिक और करियर आकांक्षाओं से मेल खाता हो। तो इसका मतलब ये है कि लक्ष्य इस तरह का होना चाहिए कि जो हम आगे चलकर लाइफ में बनना चाहते हैं उनको लेकर मेल खाए हो। मान लो हमको डॉक्टर बनना है, तो अगर डॉक्टर बनना है तो हमको बायोलॉजी पर फोकस करना पड़ेगा, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। या फिर हम इंजीनियर वगैरह कुछ बनना चाहते हैं तो हमको मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पर अपना ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको सबसे पहले देखना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, फिर उस हिसाब से हमको उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमको समय सीमा निर्धारित करनी होगी कि इतने समय में हम इतने टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, इतने समय में इतने टॉपिक ख़त्म कर लेंगे, 10 चैप्टर तक हम इतने समय में पढ़ लेंगे। और कुछ जो समय सीमा है वो हमको एग्ज़ाम के पहले तक निर्धारित करनी होगी कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 2 महीने पहले हम अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। तो इस तरह समय सीमा के साथ हमको अपने लक्ष्य को समाप्त करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अध्ययन कार्यक्रम किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो समय प्रबंधन सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा। समय प्रबंधन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। संरचित कार्यक्रम अध्ययन समय और अन्य जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। अगर हम संरचनात्मक कार्यक्रम बनाते हैं, संरचना एक बनाते हैं कि मान लो हमें ये 5 चैप्टर जो हैं ये हमको आसान लग रहे हैं, तो ये हम 1 महीने के अंदर पूरे निपटा देंगे। इसके बाद यहाँ से अगले 5 चैप्टर जो हैं इनको हम 2 महीने देंगे। तो इस तरह से हमको कुछ संरचना बनानी पड़ेगी कि किस तरह से हम उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, किस तरह से हम टॉपिक को कवर करना चाहते हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रभावी कार्यक्रम के लिए टिप्स ये रहेगा कि अध्ययन सत्र को प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना होगा। जो हम अध्ययन कर रहे हैं उनको हम टाइम में बांटें। ऐसा नहीं कि हम सोचें कि हम एक दिन में 10 घंटे या 12 घंटे इकट्ठा लगातार पढ़ाई कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो हमको 25-25, 30-30 मिनट के सत्रों में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई करना होगा, और उतने ही हिसाब से टॉपिक को बांट लेना है कि इतना आधे घंटा में हम पढ़ लेंगे, तो उतना टॉपिक ले लो और उसको कवर कर लो उतने समय में। तो आधे घंटा के हिसाब से तय करना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना है, 10 मिनट का, मान लो घूम लिया या टहल लिया, कुछ कर लिया, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर उसके बाद स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि 30 मिनट लिखा है 30 ही मिनट देना है। आप मान लो 1 घंटे का भी सेशन ले सकते हो कि 1 घंटे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट लेंगे और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादक अध्ययन वातावरण बनाएं।
उत्पादक अध्ययन वातावरण किस तरह से बनाएं कि हमको ये निर्धारित करना पड़ेगा, एक मिनट, उत्पादक अध्ययन वातावरण बनाना पड़ेगा। हमको यह निर्धारित करना पड़ेगा कि जो हमारा वातावरण है वो डिस्टर्बिंग ना हो। हम जब पढ़ने को बैठें तो हमें ये चीज़ याद ना आए, शोरगुल ना हो, और बाकी जो विपदाएँ हैं, बाधाएं हैं, वो ना आए। तो विपथन को कम करें। विपथन मीन्स बाधाओं को, जो हमारे बाधाएं आ रही हैं बीच में, उनको कम करना है हमको। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक शांत स्थान को हमको चुनना पड़ेगा जहाँ पर शोरगुल ना हो और बाधाओं से मुक्त हो वो स्थान। इस तरह के स्थान को चुनना है। फ़ोन को चुप करके दूर रख देना है, साइलेंट में लगाकर, जिससे कि हमको उससे डिस्टरबेंस उत्पन्न ना हो। इसके बाद अध्ययन स्थान का ऐसा मतलब चुनना है कि जहाँ पर हम आसानी से पढ़ पाएँ और हमारी सारी सामग्री, पुस्तकें, कॉपी हमारी पहुँच पर हों और हम आसानी से उनको एक्सेस कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हम ये बुक ढूंढ रहे हैं फिर वो यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो सभी हम अपनी अध्ययन सामग्री पास में रख लें और फिर उस स्थान का चयन करें और शांत वातावरण में बैठकर हम अध्ययन कर सकते हैं। तो सभी आवश्यक सामग्री अपने पास रखना होगा, जैसे पुस्तकें हो गई, स्टेशनरी हो गई, बुक्स, कॉपी हो गई, ये सब चीज़ें अपने पास रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सक्रिय अध्ययन तकनीकों का उपयोग। सक्रिय अध्ययन तकनीकों का उपयोग का मतलब है ऐसी चीज़ें कि जिसमें हम सक्रिय रहें, जिससे हमको चीज़ों को सीखने में मदद मिलेगी। इसके लिए हमको संलग्नता रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी, लगातार चलने वाली रणनीति पर काम करना होगा। अपने शब्दों में नोट्स हमको लिखने पड़ेंगे और उनका सारांश भी बनाना पड़ेगा। नोट्स ऐसा नहीं कि हमने मान लीजिए पूरी बुक से या जो सर लिखवा रहे हैं पूरा का पूरा टीप के रख दिया, तो उससे क्या होगा कि जब हम उसको रिवाइज करने पे आएंगे तो हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स हमेशा शॉर्ट में बनाए जाते हैं। शॉर्ट में नोट बनाने का ये फ़ायदा होगा कि हम उसको आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। तो नोट का जो है हमेशा सारांश रखना चाहिए। दूसरों को सिखाना आपके ज्ञान को मजबूत करता है। जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो जो चीज़ हमको समझ में अच्छे से आ जाती है, जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो वो चीज़ हमको आसानी से समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास प्रश्नों या क्विज के माध्यम से जो आपने सीखा है उसका उपयोग करें। अगर हमने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है और हम उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तो वो हमको भूलने लगता है और आसानी से भूल जाता है। लेकिन अगर जब हम उससे क्विज और क्वेश्चन उसके लगा लेते हैं तो वो चीज़ें हमको आसानी से भूलती नहीं हैं। तो इसलिए इसका उपयोग करके, क्विज और प्रश्नों का उपयोग करके हमको उसको जो हमने अध्ययन किया है उसको हमको परमानेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आवश्यक होता है। इसके बाद है सामग्री को नियमित समीक्षा करें। तो जो हमने पढ़ाई करी है और जो हमारे पास सामग्री है, जो हमारे नोट्स हैं, हमको उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि क्या ये पर्याप्त हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये हमको कैसे समझ में आएगा, ये हमको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने पर। पिछले साल के जो प्रश्न हैं उनको उठाएं और देखें कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हम उस टॉपिक से वो प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो हमको अपनी अध्ययन सामग्री को और बढ़ाना पड़ेगा। तो फैलाए गए पुनरावृत्ति का महत्व होना चाहिए। समय समय पर सामग्री की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। बार बार हम उसको, जो हमारे पास सामग्री है, जो हमने पढ़ रखा है चीज़ों को, उसको बार बार पुनरावृत्ति मीन्स रिवीजन हमको ज़रूरी होता है। रिवीजन करेंगे तो उसके बाद हमको वो चीज़ें रिकॉल बनी रहेंगी, नहीं तो हम वो चीज़ों को भूल जाएंगे। तो ऐसी दीर्घकालिक स्मृति में वो चली जाती हैं जो चीज़ें हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद विधियां देखते हैं। प्रत्येक विषय के लिए साप्ताहिक पुनरावलोकन की योजना बनाएं। मतलब जो हमने मान लीजिए मंडे से लेकर जो सैटरडे तक पढ़ लिया, हमने मंडे से सैटरडे तक जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसको हम संडे के दिन रिवाइज कर लें। रिवाइज करने से क्या होगा, वो टॉपिक हमको रिकॉल बने रहेंगे, वो चीज़ हमको याद हो जाएगी। वरना क्या होगा कि कुछ चीज़ें बाद में फिसलने लगेंगी दिमाग से। तो इस तरह से
हफ्ते में एक दिन रिवीजन का भी रखें। मंडे भी रख सकते हैं, ट्यूसडे, जो भी दिन आपको रखना है तो वो रख सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार साप्ताहिक रिवीजन अवश्य करें। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नियमित हमको व्यायाम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम बीमार ही हो गए तो हम कैसे याद कर पाएंगे, हम बाकी लोगों से पीछे हो जाएंगे। हम अगर मान लीजिए 5 दिन बिस्तर पर पड़े रहे बीमार होकर, तो बाकी जो हमारे कंपटीटर हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, वो हमसे आगे निकल जाएंगे और हमारे कई सारे टॉपिक छूट भी जाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमको बीमार नहीं होना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, फिटनेस को अपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए नियमित व्यायाम करना है, मस्तिष्क के कार्य करने हैं और ऊर्जा के स्तर को हमको, जो हम नियमित व्यायाम करेंगे तो इससे हमारे मस्तिष्क के कार्य जो होंगे वो बढ़ेंगे और हमारा ऊर्जा का जो स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। इसके बाद संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक है। जब हम अच्छा आहार लेंगे तो हमारा मस्तिष्क का जो प्रदर्शन है वो भी अच्छा हो जाता है। और स्वास्थ्य में सबसे ज़रूरी चीज़ आती है नींद। तो हमको 7 से 9 घंटे के बीच में नींद लेनी है। लगभग 8 घंटे की नींद प्रतिदिन हमको चाहिए। तो 8 घंटे की नींद लेंगे तो हमारी याद करने की क्षमता और हम रिफ्रेश बने रहेंगे दिन भर। तो इसलिए 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव कम करने के लिए ध्यान और योग जैसी तकनीकों का भी हम मदद ले सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। मतलब जब हमारे हेडेक हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो हम क्या करें, थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाएं, योगा कर लें, तो उससे हमारा जो मन है वो अच्छा हो जाएगा। जो हमको दिक्कत आ रही है, वो तनाव हो रहा है, वो दूर हो सकता है। तो ये चीज़ों का हम ज़रूर उपयोग करें। इसके बाद है, जब ज़रूरत हो तब मदद मांगे। मतलब कि किसी से हमको अगर मदद की ज़रूरत है, अपनी बातों को दोस्तों से शेयर करें, मित्रों से शेयर करें, घर वालों से शेयर करें और उनसे मदद उठाएं। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी समस्या से रिलेटेड हो। जो हमको पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनकी सेवाओं का लाभ उठाएं। और चाहे वो टीचर हों, चाहे हमारे कोई सहपाठी हों, अगर उनको कोई टॉपिक आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम टॉपिक को समझने का प्रयास करें। उसके बाद सहयोगात्मक अध्ययन समूह में शामिल हों। मतलब ग्रुप डिस्कशन करें, एक दूसरे से, सहपाठियों से अपने समझें, उसको रिकॉल करने की बार बार कोशिश करें। इसके बाद परीक्षा लेने की रणनीतियों का अभ्यास। अब जिस तरह से पेपर होता है, तो हम जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उसका अध्ययन करें और उन प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें। तो इस तरह से हमारा जो वो टॉपिक है वो हमको समझ में आएगा। परीक्षा प्रारूप से हम परिचित हो जाएंगे और पिछले वर्षों के हमको प्रश्न पत्रों को लगाना पड़ेगा और उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। परीक्षा के तनाव का प्रबंधन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको पिछले साल के जो पेपर हैं उसको उठाना होगा और उसी माहौल में, कि जैसे हम पेपर दे रहे हैं, उनको उसी हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा परीक्षा के माहौल में। तो वो उससे हमारा क्या होगा, तनाव के प्रबंधन में हमें मदद मिलेगी। और अगर हमको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, तो हम गहरी सांस ले सकते हैं। दृश्यकरण, मतलब कुछ चीज़ों को देख सकते हैं, बाहर घूम सकते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ वहाँ की चीज़ों को देख सकते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। और सकारात्मक दृष्टि करेंगे, तो सकारात्मक तरीके से चीज़ों को समझेंगे, तो हमको तनाव से पार पाने में मदद मिलेगी। और इसके लिए हमको अध्ययन करना है, तो हमको प्रेरित रहने की आवश्यकता है। अपने आप को खोजना पड़ेगा, हमको व्यक्तिगत आकांक्षाओं पर विचार करना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, हम ये क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। जब हमको क्यों का जवाब मिल जाएगा तो हम उसमें मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो अपने आप को पुरस्कार दें। पुरस्कार किस तरह से दें, जैसे हमने सोचा कि अगर हम आज ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, तो अगर हम चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं तो हम अपने आप को कुछ पुरस्कार दे सकते हैं। जैसे आज अगर हमने ये चीज़ ख़त्म कर ली, तो आज हम अपने आप को ये चीज़ खाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आज हम ये चीज़ खाएंगे। अगर हमने टॉपिक ख़त्म कर लिया, जो चीज़ हमको अच्छी लगती हो, मान लो आइसक्रीम हमको अच्छी लगती, तो हम कहें आज आइसक्रीम खिलाएंगे,
अपने आप को। तो इस तरह से पुरस्कार देकर भी खुद को हम मोटिवेट रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सफलताओं को सीखने के उपकरण के रूप में अपनाएं। अब जो हम सफलता ग्रहण कर रहे हैं तो उससे अब जब हमको असफलता मिलेगी तो हमको असफलता को सीखने के उपकरण के रूप में अपनाना पड़ेगा। जब हमको असफलता मिली तो हम उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि कहाँ पर हमसे गलतियाँ हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमको सुधारने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को सुधारेंगे, दृष्टिकोण बदलेंगे अपना, और उसके सीखने की प्रक्रिया में भाग लेंगे, तो जिससे हमको आगे सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। विचार और समायोजन। असाइनमेंट या परीक्षा के बाद आत्म प्रतिबिंब बनाएं। हम मतलब कुल मिलाकर एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं या कहाँ हमने सही किया। अगर हम सफल हो गए तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ हमने अच्छा किया था, जो सफल हो गए तो वो आगे भी हम उन चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएँ। इसलिए तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है प्रमुख रणनीतियों का पुनर्कथन। अध्ययन की समझ। सबसे पहले हमको अध्ययन में समझ होनी चाहिए कि किस चीज़ को हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए फिर योजना बनानी पड़ेगी कि किस तरह से पढ़ना है, और सक्रिय रहकर पढ़ना है, जिससे कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में छपें, हमको समझ में आए। ठीक है, इसके लिए प्रोत्साहन हमको आवश्यकता होगी, दृढ़ता, अनुकूलता, लचीलापन, इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत रहती है। इसके बाद अगर आपको तो ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। इसके बाद अब देखिए, आपको अगर ये टॉपिक पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप अपना कमेंट में अपने सवाल बताएं कि अगला टॉपिक किस चीज़ पर हम वीडियो बनाएं, अगला कौन सा टॉपिक रखें वीडियो का। तो चलिए, इसके बाद आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।